हर देश की अपनी खुद की करेंसी होती है। जैसे इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपी, अमेरिका की करेंसी है डॉलर। और उस करेंसी की ग्लोबल मार्केट में एक वैल्यू होती है जो डिसाइड करती है कि उस करेंसी की कितनी ज़्यादा वैल्यू हो रखी है। लेकिन आज के टाइम पे ग्लोबल मार्केट में एक नई करेंसी ट्रेंड पे है और उस करेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो रखी है और वो करेंसी है बिटकॉइन। लेकिन जैसे ही हम बिटकॉइन का नाम सुनते हैं तो कुछ ऐसे सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं कि बिटकॉइन आखिर है क्या, बिटकॉइन कैसे हम लोग कमा सकते हैं, बिटकॉइन कैसे हम बेच सकते हैं, कि हम बिटकॉइन की मदद से किसी भी शॉपिंग मॉल से चॉकलेट खरीद सकते हैं, और बिटकॉइन बनाने वाला आखिर बंदा कौन था, बिटकॉइन को रेगुलेट कौन करता है, और ऐसे कई सारे सवाल जो बिटकॉइन के बारे में हमारे दिमाग में उभर के आते हैं। तो आज की सिंगल वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से। ये वीडियो देखने के बाद आपको बिटकॉइन के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी और उसके बाद आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई बिटकॉइन क्या होता है, या फिर बिटकॉइन के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पूछनी पड़ेगी जो आपको ना पता हो। सो वेलकम बैक इनसाइडर, दिस इज टेक गिग इनसाइडर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसको डिजिटल करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन में ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इस करेंसी को वर्चुअल करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये करेंसी वर्चुअल होती है, यानी ये करेंसी रियल ही नहीं होती। जैसे हम लोग इंडिया के रुपए डॉलर्स को फिजिकली देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, लेकिन बिटकॉइंस को, इस वर्चुअल करेंसी को हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। इसको हम लोग बस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान यूज़ कर सकते हैं और इसको स्टोर करने के लिए हम लोग डिजिटल वॉलेट्स का यूज़ करते हैं। इस करेंसी को हम लोग डिजिटल ऑनलाइन वॉलेट्स में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होता है। बिटकॉइन को इन्वेंट किया था सातोशी नाकामोटो ने 2008 में, और इस करेंसी को ग्लोबल पेमेंट्स के रूप में इशू किया था 2009 में। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। डिसेंट्रलाइज्ड यानी इस करेंसी का कोई भी ओनर नहीं होता, यानी इस करेंसी को कोई भी इंसान या कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती है। इंडिया में आरबीआई सबसे बड़ी होती है तो आरबीआई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, और अगर वर्ल्ड का देखें तो वर्ल्ड बैंक भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब जब इस करेंसी का कोई भी ओनर नहीं है तो इस पृथ्वी पे कोई भी इंसान इस करेंसी का कभी भी, कैसे भी, कुछ भी, कितना भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, कुछ भी जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट का भी कोई ओनर नहीं है तो इंटरनेट को भी कोई भी, कभी भी, कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन, ये करेंसी आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके बारे में भी आपको आगे बताता हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस करेंसी का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस करेंसी से कुछ खरीद नहीं सकते। आप इस करेंसी से कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिजिटल फॉर्म में, यानी ऑनलाइन पेमेंट्स के माध्यम से ही। और इसका मतलब ये नहीं है कि इस करेंसी का आपके नोट से कोई ताल्लुकात नहीं है, यानी कोई भी कनेक्शन नहीं है इस डिजिटल करेंसी का और आपके पास जो आपके देश की करेंसी है इसका कनेक्शन है। और वो कनेक्शन ये है कि आपके ऑनलाइन वॉलेट में जितना भी बिटकॉइन है, आप उस बिटकॉइन को एक्सचेंज कर सकते हो अपने देश की करेंसी के बदले, और उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और बात करें बिटकॉइन की वैल्यू, तो बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रखी है। आपको बता चुका हूँ मैं कि इस दुनिया में जितनी भी करेंसी है ना, उनके अंदर से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बिटकॉइन ही है। बिटकॉइन की वैल्यू समझने के लिए आपको बता दूं कि अभी के टाइम पे एक बिटकॉइन की इंडियन रुपए में वैल्यू है 40,80,000। यानी एक बिटकॉइन अगर आपके पास है तो आपके पास इंडियन करेंसी में 40,80,000 रुपए हैं। तो सोच लो। Oh my God! Wow! बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस हम लोग बहुत ही आसानी से कहीं से भी, कभी भी ऑनलाइन कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से कर सकते हैं, और इस करेंसी को हम लोग सेफली अपने ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर करके रख सकते हैं। इस करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि हम क्रिप्टो करेंसी का, यानी इन बिटकॉइंस के यूज़ से चॉकलेट खरीद सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, हम किसी भी स्टोर से चॉकलेट खरीद सकते हैं। बस आपको एक बात याद रखनी है कि उसका जो ट्रांजैक्शन है ना, आपका ऑनलाइन होना चाहिए। और आज के टाइम पे लगभग सारी की सारी एनजीओज भी डिजिटल फॉर्म में बिटकॉइन करेंसी का डोनेशन भी एक्सेप्ट करती हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस करेंसी को कंट्रोल करने के लिए ना ही कोई इंसान है और ना ही कोई अथॉरिटी है। तो इस करेंसी को यूज़ करने के अपने ही बेनिफिट्स हैं और अपने ही ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक तो ये है कि मान लो एक दिन कभी भी कैसे भी अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, आपके बिटकॉइंस कोई चोरी कर लेता है, आपकी ऑनलाइन वॉलेट हैक हो जाती है, तो आप इसकी कंप्लेंट किसी को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब इस करेंसी को कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो आप कंप्लेंट किसको करोगे जाके। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जैसे मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में से पैसे चोरी हो जाते हैं, तो आप बैंक को जाके कंप्लेंट कर सकते हो। आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड करता है तो आप पुलिस में साइबर सेल को कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन जब इस करेंसी को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, तो आप इसके बारे में किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस करेंसी को यूज़ करना बंद कर दो। आप अपनी करेंसी और जहाँ पे आपने इसे ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रखा हुआ है, उसको सिक्योर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, उनका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और कुछ बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, उनको आप फॉलो करिए। आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने का चांसेस 99% तक घट जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस करेंसी को यूज़ करने के फ़ायदे इतने सारे हैं कि अगर आपको इस करेंसी को इस्तेमाल करने के फ़ायदे पता चल जाएंगे तो आपको उसके सामने इसका ड्रॉबैक तो कुछ भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहला फ़ायदा तो इसका यही होता है, जैसा कि आपको पता है कि इस करेंसी का कोई भी ओनर नहीं होता है, तो इस अर्थ पे यानी इस पृथ्वी पे ऐसा कोई भी इंसान या कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो आपको इस करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शन करने के लिए रोक सके, क्योंकि इसका कोई ओनर ही नहीं है। यानी कि आप इस पृथ्वी पे कहीं पे भी रहते हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। आप कहीं से भी कभी भी किसी भी टाइम इस करेंसी का यूज़ करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस करेंसी में कई सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खुद इन्वेस्ट करती हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एलन मस्क का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। एलन मस्क खुद कई बार इस करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, और इसके बारे में बहुत बार ट्विटर पे अपने ट्वीट के जरिए बताते भी रहते हैं। बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन वर्क करता है P2P मोड पे। इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं डायरेक्ट बायर टू सेलर होते हैं, या फिर कह लीजिए जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, यानी यहाँ से ट्रांजैक्शन होकर यहाँ पे जाएगा और बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। और मीडिएटर ना होने की वजह से इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि जब कोई मीडिएटर नहीं है तो ये हाईली सिक्योर्ड है, यानी सीधा ट्रांजैक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो बीच में जब कोई रहेगा ही नहीं है, तो इसकी जितनी भी डिटेल्स है सिर्फ आप दोनों के पास रहेगी, तो ये ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। और इसका एक और फ़ायदा होता है कि जब कोई मीडिएटर नहीं है तो आपकी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं होगी। जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जब भी कोई बिल पेमेंट करते हैं तो लगभग वो 2 से 3% टैक्स या 2 से 3% प्रोसेसिंग फ़ीस काट लेता है, और यहाँ पे जब कोई मीडिएटर ही नहीं है तो कोई प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं है, तो आप हाईली सिक्योर्ड भी हैं और कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं है। और ये भी एक रीज़न है कि जिसके वजह से बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इस करेंसी को पूरे दुनिया में लोग ग्लोबल पेमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए आजकल इसको ग्लोबल पेमेंट्स के रूप में भी जाना जाता है। और यही रीज़न है कि इसके बीच में जब कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं होती, P2P मोड पे ट्रांजैक्शन होता है, तो लगभग सारी की सारी NGOs, एंटरप्रेन्योर्स, ऑनलाइन डेवलपर्स, बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इसी सिस्टम को प्रीफर करते हैं सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। इसकी मदद से वो कोई भी एक्स्ट्रा खर्च आने से बच भी जाते हैं और उनका ट्रांजैक्शन भी हाईली सिक्योर्ड सर्वर पर होता है। वैल्यू ऑफ बिटकॉइन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया में एक बिटकॉइन की वैल्यू है 40,80,000, लेकिन क्या यही वैल्यू यूएस में भी होगी? मतलब यूएस में भी एक बिटकॉइन की वैल्यू $40,80,000 होगी? तो इसका आंसर है नो, एब्सोल्युटली नो। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू अलग अलग देश में अलग अलग होती है। इसकी वैल्यू देश के हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि इस करेंसी को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इस करेंसी की जो वैल्यू है ना, सप्लाई और डिमांड पे वेरी होती रहती है, सप्लाई और डिमांड पे फ्लक्चुएट होती रहती है। अब बात करें इंडिया में, भले ही इंडिया में बिटकॉइंस की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी डिमांड है ना उसके हिसाब से सप्लाई इंडिया में बिटकॉइंस की बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसी वजह से इंडिया में बिटकॉइंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो रखी है। और अगर यूएस की बात करेंगे तो यूएस में इंडिया के मुकाबले एक बिटकॉइन की वैल्यू कम होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि भले ही यूएस में इंडिया के मुकाबले बिटकॉइंस की डिमांड ज़्यादा हो, लेकिन इंडिया के मुकाबले में यूएस में बिटकॉइन की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन सप्लाई ज़्यादा कैसे हो सकती है? क्या हम लोग बिटकॉइंस बना सकते हैं? अगर सप्लाई ज़्यादा यानी
यूएस वाले बिटकॉइंस को बनाते होंगे, इसीलिए उनको सप्लाई मिल रही है। तो इसका आंसर अभी आपको पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइंस को आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, मेरे चैनल टेक गीक इनसाइडर को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। जो घंटे है ना उसको दबा के ऑल सेलेक्ट कर लेना ज़रूर, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। हाउ टू अर्न बिटकॉइन, बिटकॉइंस कैसे कमाएं। तो बेसिकली देखा जाए तो बिटकॉइंस कमाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बहुत ही ज़्यादा इजी और एक होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इजी से और पहुंचेंगे हार्ड में। तो सबसे आसान वाला यानी सबसे पहला तरीका होता है कि आपके अकाउंट में आपके करेंसी के जितने भी रुपए हैं ना, उस करेंसी को आप एक्सचेंज करिए बिटकॉइंस के बदले, और जितने भी बिटकॉइंस मिलते हैं उनको आप ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करिए, फिर उससे आप ट्रेडिंग कीजिए, उन बिटकॉइंस को री इन्वेस्ट कीजिए और धीरे धीरे अपने बिटकॉइंस को ग्रो करते रहिए। और जब आपको लगे कि आपके पास खूब सारे बिटकॉइंस हो गए, उसके बाद आप उन बिटकॉइंस को अपनी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं और खूब सारा बहुत ज़्यादा तगड़ा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उतने भी रुपए नहीं है, यानी मान लीजिए अगर आपके पास इतने रुपए नहीं है, आपके पास रुपए हैं इतने, तो कैसे आप बिटकॉइंस खरीदेंगे। तो आप तब भी बिटकॉइंस खरीद सकते हैं, लेकिन कैसे। तो इसका भी जवाब बहुत ही आसान है। आपको पता होगा 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, वैसे ही 1 बिटकॉइन में होते हैं 10 करोड़ सातोशी। अब सातोशी क्या होता है, तो सातोशी होता है जैसे 1 रुपये में पैसे होते हैं वैसे ही 1 बिटकॉइन में सातोशी होते हैं। लेकिन सातोशी क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिटकॉइन को इन्वेंट करने वाले सातोशी नाकामोटो थे, तो उन्हीं के ऑनर में बिटकॉइंस के स्मॉलर यूनिट्स को हम लोग सातोशी कहते हैं। तो अब इनिशियल फेज में आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से कुछ सातोशी खरीद लीजिए, धीरे धीरे जब जब आपका पैसा इकट्ठा होता जाए सातोशी खरीदते रहिए। फिर उन्हीं सातोशी की मदद से आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते रहिए, धीरे धीरे अपने बिटकॉइंस की अमाउंट को ना आप बढ़ाओ। और जब आपको लगे आपके पास खूब सारे बिटकॉइन हो गए, वैसे ही पहले की तरह उनको आप निकाल लो बाहर, एक्सचेंज कर लो अपनी करेंसी के बदले, और फिर आपको खूब सारा तगड़ा रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि एक बिटकॉइन की कीमत होती है 40,80,000, तो आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा रिटर्न मिलेगा। आपको पता तो चलेगा कि आपको बिटकॉइन ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन बिटकॉइन ट्रेडिंग करोगे कैसे, कौन सी वेबसाइट्स की मदद से। तो इंडिया में बात करें तो इंडिया में कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं बिटकॉइन ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहली वेबसाइट है webpay.com, दूसरी है yonocoin.com। इन वेबसाइट्स की मदद से आप ऑनलाइन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ बिटकॉइन कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको इन वेबसाइट्स पे जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। और जब आपका अकाउंट बन जाएगा इन वेबसाइट पे, उसके बाद आप बिटकॉइंस की ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन कमाने का दूसरा तरीका, जो सबसे ज़्यादा हार्ड था, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बिटकॉइन कमाते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी रुपया, एक भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको बहुत आसानी से कमा सकते हैं। आपको पता है, आपको मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा हार्ड तरीका है बिटकॉइन कमाने का, और इस तरीके को हम कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। अब माइनिंग सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, और कुछ लोगों के दिमाग में तो KGF भी घूम जाता होगा, पता नहीं KGF भी हो। तो बिटकॉइन माइनिंग बेसिकली होता है आप बिटकॉइंस को माइन करते हैं, और जो लोग इस तरीके से बिटकॉइन अर्न करते हैं उनको हम लोग कहते हैं बिटकॉइन माइनर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बिटकॉइंस की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो माइनिंग ऑफ बिटकॉइंस का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ द बिटकॉइंस। लेकिन कैसे, तो बिटकॉइंस को क्रिएट करने के लिए बिटकॉइन माइनर्स यूज़ करते हैं हाई स्पीड कंप्यूटर्स। उनके कंप्यूटर्स का बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड प्रोसेसर्स होते हैं, उनके हार्डवेयर का लेवल अलग ही होता है। लेकिन बिटकॉइंस की माइनिंग के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक कंप्यूटर क्यों चाहिए होता है, तो उसके बारे में भी अभी आपको बताता हूँ। देखा जाए तो ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग बिटकॉइन यूज़ करते हैं ना, वो इनका सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। लेकिन जब इन ट्रांजैक्शन को कोई कंट्रोल ही नहीं करता तो इनको वेरीफाई कौन करेगा। तो यहाँ पे काम आते हैं बिटकॉइन माइनर्स। बिटकॉइन माइनर्स का यही काम होता है कि वो इन सभी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, और जैसे ही वो इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं तो इसके बदले उनको एक रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं बिटकॉइंस।
और इसी तरीके से मार्केट में नए बिटकॉइंस का प्रचलन स्टार्ट होता है, यानी मार्केट में न्यू बिटकॉइन आते हैं। लेकिन वेरीफाई करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए उनको सॉल्व करना पड़ता है एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितने भी बिटकॉइन माइनर्स होते हैं उनके कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा हाई, और उनका हार्डवेयर होता है एक अलग ही लेवल का। लेकिन उसका आंसर ये है कि जितने भी वेरिफिकेशन के लिए उनको जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इक्वेशंस या जो भी मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है ना, उनकी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, एक तो पढ़ने की नहीं, कोई भी उनको फिजिकली सॉल्व नहीं कर पाता। वो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और उसको यूज़ करने के लिए उन्हें लगते हैं हाई स्पीड प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स, हार्डवेयर और बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर्स। और कंप्यूटर की मदद से और अपना दिमाग इस्तेमाल करके वो लोग इन पेमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, और जैसे ही कोई भी बंदा इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर लेता है तो उसको उसके बदले मिल जाते हैं बिटकॉइंस। और अब आप सोच रहे होंगे कि आप भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, कोई भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकता है, बशर्ते उसको आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप में से कितने लोग बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन कौन कौन कोशिश करेंगे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि पता तो चले कि किसका दिमाग इतना तेज चलता है। और अभी वीडियो के आखिर में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या कहती है, आरबीआई का क्या कहना है बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के बारे में। उससे पहले अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दो। ठीक है, तो अब बात करते हैं आरबीआई क्या कहती है। तो आरबीआई का कहना तो सिर्फ एक ही है कि आपको इन सभी के सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को अवॉइड करना चाहिए। आपको बिटकॉइन कभी ना खरीदने चाहिए ना बेचने चाहिए, आपको ये ट्रांजैक्शन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आरबीआई कहता है कि जब इस करेंसी को कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, इस करेंसी पे किसी की अथॉरिटी नहीं है, तो आप किस लिए इसको यूज़ करोगे। क्योंकि अगर कल को आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो गया तो आप किसी को कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे। और सिर्फ आरबीआई नहीं, हर देश की गवर्नमेंट बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के लिए मना ही करती है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा होता है ना कि आपको बिटकॉइन की वैल्यू से पता चल सकता है कि इसका ट्रांजैक्शन कितना ज़्यादा है, ग्लोबल मार्केट में इसकी कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। 24 दिसंबर 2013 को आरबीआई ने सभी लोगों से कहा था कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करने से हम सभी को बचना चाहिए, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कई सारी रिस्क इन्वॉल्व होती है और इस ट्रांजैक्शन को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। और फिर से आरबीआई ने 1 दिसंबर 2017 और 5 दिसंबर 2017 को आरबीआई ने फिर से कहा था कि किसी को बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। और इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब भी किसी भी देश के नागरिक बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने खुद के देश की करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इससे उनके देश की करेंसी में भी गिरावट आने लगती है ग्लोबल मार्केट में। तो अब आपके बिटकॉइन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई और सवाल है, आप पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दिस इज टेक गिक इनसाइडर साइनिंग ऑफ।